नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भूकंप, खतरा और बचाव की। भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर भूकंप की चपेट में है। बीते शुक्रवार देर रात आए करीब 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई हैं और तबाही का आलम यह है कि 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के भूकंप ने उत्तर भारत को भी हिलाकर रख दिया। अब जरा कल्पना कीजिए, भारत में तुर्की, सीरिया जैसे भूकंप के तेज झटके आ गए तो क्या होगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि महज 5-6 की तीव्रता वाले भूकंप से ही दहशत फैल जाती है। दिल्ली हिल जाती है, उत्तर भारत हिल जाता है। आखिर इसका बचाव क्या है? भारत में 7 की तीव्रता का भूकंप आया तो खतरे से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम? कैसे कम हो सकता है भूकंप का खतरा? मुद्दा आपका में इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे। भूकंप, खतरा और बचाव की चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। NCS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निदेशक डॉक्टर OP मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। OP मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे NIDM के निदेशक, कार्यकारी निदेशक राजेंद्र रत्नू जी से। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत डॉक्टर OP मिश्रा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा भूकंप का है और खतरा पूरी दुनिया पर है। लेकिन अगर बात मैं भारत की करूं तो स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस साल भी कई बार उत्तर भारत हिला है, धरती हिली है। देखिए, आप यदि भूकंप जनित क्षेत्र देखेंगे भारत का तो 2 प्रोमिनेंट क्षेत्र है और एक है हिमालय का कोलिजनल टेक्टोनिक्स जोन, जहां पर ये घटनाएं घट रही है जी। और दूसरा है अंडमान निकोबार का सबडक्शन जोन, जहां अभी भी छोटे छोटे अर्थक्वेक हो रहे हैं। फिर यदि आप प्लेट इंटीरियर में जाए तो भुज एरिया, लातूर एरिया जो है प्लेट इंटीरियर का, वहां भी अर्थक्वेक होते रहते हैं। जी। तो भूकंप जनित डिमार्केशन जो किया गया है वहीं पर अर्थक्वेक हो रहा है। विज्ञान ने इसको प्रूव किया है कि यहाँ पर बहुत से भ्रंश है, बहुत से फॉल्स हैं जो सेस्मोजेनिक है, भूकंप जनित क्षेत्र है और वहां हुआ है। ये जो आज का जो अर्थक्वेक है ये एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले भी कहा था कि 2022 के 9 नवंबर को जो 6.3 अर्थक्वेक आया था, उसके बाद जनवरी 2023 में 5.8 का आया था, उसके बाद जो है अक्टूबर 2023 में 6.2 का अर्थक्वेक आया था। तो वेस्ट नेपाल की जो है वो पूरा जोन रप्चर्ड हो गया था, जहां से काफी एनर्जी रिलीज हुई थी और वही एनर्जी रिलीज होकर कहीं पर जाके जमा था। उसका जमा आउट होता है क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, नॉट डिस्ट्रक्टेबल। इसका क्षय नहीं होता है, एनर्जी किसी न किसी रूप में जाके कहीं पर जमता है और यही जो है वो अनरप्चर्ड पार्ट में जमा था, जो कि 3 नवंबर 2023 को 11:32:54 IST मैंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से करीब करीब मिडनाइट में ये टूटा और ये अर्थक्वेक 6.4 था। आज का अर्थक्वेक यदि 6.4 के सीरीज को देखें तो करीब करीब 12 आफ्टर शॉक्स आए थे, जिसका मैग्नीट्यूड 4.1 से लेकर और 2.2 2.1 तक था। लेकिन मैंने कहा था कि जब भी 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थ होंगे, उसके 1 और 1.1 मैग्नीट्यूड कम का बड़ा आफ्टर शॉक होता है, जो कि 24 घंटा में और 24 से 36 घंटे में होते हैं। लेकिन 24 घंटा से टाइम ज्यादा लगा क्योंकि 4.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो चुका था 11:53 रात में, जो दूसरा झटका जो फील किया था। तो ये जो है अब ये रप्चर जो आज का जो अर्थक्वेक हुआ है जो 5.6 का, ये 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है, जो 3 नवंबर को हुआ था उससे। तो ये थिक रप्चर जोन में हुआ है और ये बहुत अच्छा है कि ये 5.6 में एनर्जी जितने जमे हुए थे उसको निकाला है और ये हीलिंग इफेक्ट 6.4 का शुरू हुआ। हम ये कह सकते हैं कि नया अर्थक्वेक नहीं है, ये बिगर आफ्टर शॉक है 6.4 का, क्योंकि ये उसी के इन्फ्लुएंस जोन में पड़ा है। तो ये एक्सपेक्टेड है और सेस्मोलॉजिकली, जियोटेक्निकली इसका एक्सप्लेनेशन है। तो हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने इसको कहा था कि एहतियात बरतने की जरूरत है। यदि बिल्डिंग डैमेज हो गया है उसमें नहीं रहना है, क्रैक बिल्डिंग है उसे अवॉइड करना है, सीलिंग के पास नहीं रहना है। और ये इसलिए जान माल की क्षति हुई थी क्योंकि वो रात में करीब मिडनाइट में हुआ, नेपाल टाइमिंग से आप देखेंगे तो इसलिए जो है वो वल्नरेबिलिटी टाइमिंग था, इसलिए काफी हुआ। लेकिन आज आप देखे होंगे कि आज उसकी जो है धीरे धीरे रप्चर प्रोग्रेशन डायरेक्शन में हुआ। जी। OP मिश्रा जी, तमाम पहलू हैं भूकंप से जुड़े हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रकृति पर किसी का बस नहीं है।
भूकंप कहकर नहीं आता है, अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रकृति का मामला है और भूकंप जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से धरती डोल रही है, हिल रही है, वो कई सवाल खड़े करती है। आप कैसे देखते हैं स्थितियों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि भारत की संसद ने इसको एक जिम्मेदारी दी है, क्षमता के विकास की, रिसर्च स्टडी की, डॉक्यूमेंटेशन की, और इसी के साथ ही साथ पॉलिसी सपोर्ट की भी, उसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने इस दिशा में लगातार ये प्रयास किया है कि देश की क्षमताओं का निर्माण हो। जी। हम पुराने जो हमारे सामने इस तरह की जो अर्थक्वेक के मेजर इवेंट हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करके हम किस तरह से उससे सबक सीख सकते हैं, उसको हमने देश के सामने रखा है समय समय पर। चाहे वो भुज अर्थक्वेक हो, उसमें डॉक्टर पी.के. मिश्रा साहब जो प्रधानमंत्री जी के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया था जिसे एनआईडीएम ने पब्लिश किया था। उसके पश्चात इवन नेपाल अर्थक्वेक हो, चाहे मणिपुर का अर्थक्वेक हो, इन सारी चीजों को हमने समय समय पर डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रयास किया है। वो विभिन्न पहलुओं को, उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी। इसी के साथ में हम बहुत सारे इस देश में हम कार्यक्रम चला रहे हैं, और इन सारे कार्यक्रमों के बीच में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जी। जो एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर में एक 10 पॉइंट एजेंडा दिया, वो सेंडाई फ्रेमवर्क के कुछ समय बाद में आया, लेकिन मैं उसे कहूंगा कि सेंडाई प्लस। सेंडाई में जो 4 प्रायोरिटी थी, उसके बियॉन्ड भी प्रधानमंत्री जी के सोच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जो उन्होंने बात कही, जो मिश्रा साहब से संबंधित भी है, हमारे वैज्ञानिक समुदाय से संबंधित भी है, वो है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विभिन्न चीजों में कैसे कर सकते हैं डिजास्टर्स में। और मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा शोध की आवश्यकता है, हमें और ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है। और आज का जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, आज का जो जिस दिशा में हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज मूव कर रही है, उनको अगर यूज करते हुए हम ग्लोबल लेवल पे अगर इंटीग्रेटेड एंड कोऑपरेटिव रिसर्च एफर्ट्स डेवलप किए जाए, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस दिशा में, इवन वैज्ञानिक दिशा में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि मिश्रा साहब मेरे से सामने एक बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं ये बात कह रहा हूँ। जी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकल क्षमताओं के विकास की भी प्रधानमंत्री जी ने इसमें बात कही है। और तीसरी चीज उन्होंने जो कही है वो है कि नॉलेज नेटवर्क कैसे तैयार किया जाए। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में 250 विश्वविद्यालयों का और संस्थाओं का एक बेहतरीन नेटवर्क तैयार किया है, और इस नेटवर्क को हम और आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि आज की तारीख में जो हमारे पॉलिसी मेकर्स में, पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स में, और जो हमारे अकादमिक जगत के अंदर में जो एक साइलोज बने हुए हैं, जो एक खांचे बने हुए हैं, जो अलग अलग पृथक पृथक तरीके से उसको देख रहे हैं, समग्रता नहीं है, उस समग्रता को लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपदा प्रबंधन की बात हो या भूकंप के आने के बाद की स्थिति, जो चुनौतियां अपने साथ लेकर आता है भूकंप, उसके क्या क्षमता निर्माण की दिशा में भारत सरकार काम कर रही है, संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं, इस पहलू पर मैं विस्तार से और भी बात करूंगा, क्योंकि भुज एक ऐसा उदाहरण है। भूकंप आया लेकिन देश ने, भुज ने उसका सामना किया, और भुज में जो जिस तरह से निर्माण कार्य किया गया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। राजेंद्र जी, उस पहलू को मैं विस्तार से समझूंगा, लेकिन पहले ओपी मिश्रा जी, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहता हूं। क्या यह मुमकिन है कि भूकंप का सटीक पूर्वानुमान लगा लिया जाए? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मामले में भूमिका कुछ निभा सकता है? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें, रत्नू साहब ने सही बात कही है कि जो प्रेजेंट हमारे नॉलेज है, विद प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज से अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन करना संभव नहीं है, फोरकास्ट करना संभव नहीं है जी। क्योंकि इसके जनरेटिंग मैकेनिज्म जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हम लोगों ने अपने अध्ययन करके पूरी जो है इंडिया को बहुत से सोर्स जोन में बांटा है, 1000 जोन में नहीं, सोर्स जोन में बांटे हैं। कौन क्षेत्र कहां पर किस तरह का अर्थक्वेक, किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, कहां पर कम होगा, कहां पर बेसी होगा,
यही अर्ली वार्निंग, आपको लॉन्ग टर्म का अर्ली वार्निंग है। आप जानते हैं कि आपका घर कहां पर बसा है और वहां पर पास्ट में कितने अर्थक्वेक आए हैं बड़े बड़े, और अभी अर्थक्वेक कितने आते हैं। तो आपका तो ये ऑलरेडी आपके पास ये नॉलेज है। अब इसको नॉलेज को कैसे ट्रांसलेट करेंगे रिस्क रेजिलियंसी के लिए, उसके लिए भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है, आपने सही रत्नु साहब ने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन का काम, अवेयरनेसेस का काम, ट्रेनिंग का काम, पब्लिक में एक अवेयरनेसेस एंड सेंसिटाइज का काम जो एनआईडीएम भली भांति कर रहा है, एनडीए में कर रहा है, हम उसको टेक्निकल फीडबैक देते हैं। और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया है, काफी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, कि भारत के जितने शहर हैं जिसकी जनसंख्या 5 लाख और 5 लाख से ऊपर हो, जो सेस्मिक हजार्ड जोन 3, 4 और 5 में पड़ते हो, उनको जो है भूकंप रोधी इमारत बनाने के लिए जो है सेस्मिक माइक्रोजोनेशन करके पैरामीटर जनरेट करके डिजाइनर को, बिल्डिंग डिजाइनर कोड को दिया जाए, जो रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग कोड बनाते हैं। लेकिन आपको यह बताऊं कि भारत का जो भूज का अर्थक्वेक या 2004 का जो सुनामी जेनिक जो अंडमान, जो नॉर्थ सुमात्रा अंडमान का अर्थक्वेक है, दोनों ये भारत के रिस्क रेजिलिएंट प्रबंधन के लिए एक बहुत ही रिवॉल्यूशन लाया, जिसमें एनआईडीए का भी स्थापना हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि काफी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बने और काफी सेंसिटाइजेशन हुआ। उसको करने के लिए हम लोगों में अवेयरनेस पैदा किए हैं। मीडिया काफी हमारे जो तथ्य हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे लोग अफवाह में या जो लोग जो है प्रोपेगेंडा में ना आए। और ऑथेंटिकेटेड जो एजेंसी है भारत सरकार की, उसके तथ्य को आप सामने रखते हैं, जनता सुनती है। तो अभी देखिए, कोई भी हजार्ड 3 तरह से हटाएंगे, इधर फोरकास्ट करिए और प्रिडिक्शन करिए, जो संभव नहीं है उसके लिए रिसर्च चल रहा है। दूसरा अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग है। ये अर्ली वार्निंग अर्थक्वेक होने के पहले का नहीं है। ये अर्ली वार्निंग जब अर्थक्वेक हो जाता है तो डिजास्टर जो शेकिंग होती है, डिजास्टर फेज होते हैं, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव, उससे जान माल की क्षति होती है। वो कब आएगा, कितना देर में एक शहर में पहुंचेगा, वो भी उसका रेस्पॉन्स टाइम काफी कम है, क्योंकि डिपेंड करता है कि सोर्स कहां है और आपकी जो है वल्नरेबिलिटी एरिया या फर्स्ट रेस्पॉन्डर कहां पर है। तो वो भी जो है टाइम कम है। इसलिए तीसरा जो है भूकंप रोधी इमारत बनाना, भूकंप रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, भूकंप रोधी वाइटल इंस्टॉलेशंस बनाना, जिससे कि आप देखें जापान इसको काफी जो प्रूफ किया है कि 2011 में 11 मार्च को जो भी अर्थक्वेक हुआ 9 मैग्नीट्यूड का, एक भी बिल्डिंग, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेंडाई सिटी का नहीं बर्बाद हुआ, लेकिन जो है शेकिंग और हाइड्रोस्टेटिक से बर्बाद हुआ। इसका मतलब भारत जो है इसके लिए काफी तैयारी कर रखा है। और आपने देखा होगा कि 2015 में जो 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था, गोरखा अर्थक्वेक का, उसमें शेकिंग जरूर फील हुआ, लेकिन जब शेकिंग चलता है नेपाल से, तो हमारे अर्थ में बहुत सी एटेन्युएटिंग फॉल्ट्स है। ओपी मिश्रा जी, मैं आपसे एक सवाल समझना चाहता हूं इस पहलू को, क्योंकि भारत में 7 की तीव्रता के जो भूकंप हैं वो कम आए हैं। आमतौर पे जो भूकंप की तीव्रता रही है वो 5 या 6 के आसपास रहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने तैयार हैं हम 7 की तीव्रता के भूकंप के लिए, क्योंकि 2001 में गुजरात के कच्छ में 7.7 और 2005 में कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। तब कच्छ में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप उसको तीव्रता मत कहिए, उसको व्यापकता कहिए, क्योंकि ये इंटेंसिटी नहीं है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो है हर अर्थक्वेक का जो भी मापे एजेंसी वो सेम होता है, और इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो जगह जगह पर वेरी करता है। तो भारत में अभी यदि पूरा इतिहास उठा के देखें तो 20 से 25 जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालयन उत्तराखंड को लेकर 6.97 के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हुए हैं। और मैं इसलिए देखता हूं कि जो भी इमारत जो बॉर्डर एरिया में है, आपने देखा होगा बॉर्डर एरिया में जो डिजाइन कोड है, वो बिल्डिंग जो है सस्टेनेबल क्रैक्स काफी डेवलप करते हैं, लेकिन बिल्डिंग की अवरोधन क्षमता जो होती है वो उसके टाइम के साथ और उसके बनावट के साथ जो वेरी करता है। तो इंडिया का अभी तक जितने अर्थक्वेक झेले हैं, आप 1897 से लेकर या 1950 में या 1934 में या 1905 में जो कांगड़ा का अर्थक्वेक हुआ, या आप नेपाल का ही अर्थक्वेक 2015 के लीजिए, या चामोली या उत्तरकाशी का अर्थक्वेक जो 7 के करीब हुआ, 6.6, 6.8 एनर्जी में, तो इसके लिए स्ट्रक्चर काफी झेले हैं, क्रैक हुए हैं, डैमेज हुए हैं, ये जरूर है। लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस भी उसी तरह से बढ़ी है। जो आज से 20 वर्ष पहले प्रिपेयर्डनेस था, उससे काफी प्रिपेयर्डनेस है। लोग अवेयर हैं, देखे होंगे कि दिल्ली में शेकिंग हुआ तो लोग बाहर आते हैं, ओपन ग्राउंड में आते हैं,
जी बताया गया है कि ये नहीं है, तो प्रिपेयर्डनेस हमारा है। प्रिवेंशन इसलिए है कि अर्थक्वेक होने के पहले जो भी इमारत बन रही है वो अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट के ढांचे में बन रही है। आपने संसद को देखा, हमारा भारत सरकार का जो संसद बना अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट के पैरामीटर को मद्देनजर रख के बना। और आप कोई भी बड़े बड़े बिल्डिंग देखे होंगे, जो उसको सहन कर गया वो अर्थक्वेक उस मैग्नीट्यूड के लिए अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट प्रूफ हो गया। तो हमारी तैयारी है, हम ड्यूरिंग जी डिजास्टर में भी बिल्कुल जाहिर हमारे सी बात है। जाहिर सी बात है, देश के वैज्ञानिकों ने इस पे खासा शोध किया है और उस शोध के आधार पर भारत सरकार ने तमाम नीतियां भूकंप के बाद की स्थिति से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए कि पहले से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस प्रकार से हमारे शहरों की बसावट हो, किस तरह से बिल्डिंगों का निर्माण हो, इस दिशा में भी तेजी के साथ भारत सरकार ने नीतियों के अनुसार कार्य किया है। राजेंद्र जी, आप क्षमता निर्माण की बात कर रहे थे, मैं भुज के बारे में आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि भुज एक ऐसा केस है, एक ऐसा उदाहरण है दुनिया के सामने, भारत के सामने, कि भूकंप आया, तबाही लाया, लेकिन देश फिर खड़ा हुआ। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? से बताना चाहूंगा कि भुज अर्थक्वेक के बाद में जो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज था, जी चाहे वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो चाहे वो हमारा प्राइवेट हाउसिंग हो, वो एक बहुत ही हाई स्केल का था। और उसके बावजूद भी जिस तरह का रिकंस्ट्रक्शन की पॉलिसी वहां पे हुआ, वो एक आज विश्व में द हाईएस्ट अवार्ड, जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो इसमें पुरस्कार मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, वो ससाकावा अवार्ड है, जो यूएन देता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए या उसमें काम करने के लिए। तो हमें ये बहुत गर्व है कि भुज मॉडल को पूरी दुनिया में आज रिकॉग्नाइज किया गया। और जब G20 हमारे देश ने आयोजित किया और उसमें पहली बार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मसौदा भारत ने अपनी पहल करके इसमें रखा, तो भुज अर्थक्वेक के बारे में भी बहुत चर्चाएं हुई। जी मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा कि लगभग जो है 9,29,000 घरों का रिपेयर होना था, 2,13,000 घरों का पुनर्निर्माण करना था, और 2 वर्ष के अंतराल के अंदर गुजरात की सरकार ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उनके लीडरशिप में जी 94% ऑफ द हाउसेज वर रिपेयर्ड विद इन 2 years। 54 हाउसेज, 2,13,000 में से 1,13,000 घरों का निर्माण 2 वर्ष के अंदर अंदर कंप्लीट करके हाउस ओनर्स को सौंप दिया गया था। ये विश्व में अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। और उसके पीछे जो सोच रहा था, जो फिलॉसफी रही थी, वो तो रही थी कि समुदाय की भागीदारी की। इस मॉडल का बेसिस था कि लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया। रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में है वो कम्युनिटी की भागीदारी रही, कम्युनिटी को इसमें एक बहुत बड़ा पार्टनर बनाकर ये आगे काम किया गया। इसी तरह से लोगों के रोजगार, इकोनॉमिकली इट बाउंस बैक। इसी तरह जो वहां का लाइफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका रिट्रोफिटिंग किया गया, जहां जहां नया निर्माण होना था वो बिल्डिंग कोड्स लागू किए गए। तो कैसे हम पुराने खतरों से देश के अंदर में एक राज्य ने उससे सबक लिया और अपने पुनर्निर्माण को बिल्ड बैक बेटर के प्रिंसिपल के ऊपर एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, जो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए। तो मैं इस मंच से, इस संसद टीवी से यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में स्वयं बहुत सारी हमारी ये इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हैं, और उसके बाद में भी भारत सरकार लगातार एनडीए में, एनडीआरएफ के थ्रू मॉक ड्रिल्स करा रही है, हमारी बिल्डिंग कोड्स का रिवीजन हो रहा है, हम क्षमता निर्माण में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकारों को और जनता को विशेषकर आगे आकर जो सुरक्षा का मुद्दा है, उसे अपना एक विशेष मुद्दा बनाना होगा। ये भुज से बहुत बड़ी सबक हमें। राजेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जनता की भूमिका का। जाहिर तौर पर उम्मीद की जाती है कि सरकार नीतियां बनाएगी, सरकार योजना बनाएगी, सरकार कदम उठाएगी। जाहिर सी बात है, सरकार का कर्तव्य है, लेकिन भूकंप जो है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसके बाद जनता की भूमिका जो होती है वो खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पहलू पर विस्तार से आप और क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या कुछ होना चाहिए या क्या किया जा रहा है? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि डिजास्टर के बाद में, आपदा के बाद में जनता की भूमिका, मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूं कि जनता की भूमिका आज के समय में आपदा से पहले उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? सरकार बिल्डिंग
कोड्स दे सकता है, लोकल बॉडीज उनको नोटिफाई कर सकती हैं, लेकिन यदि लोग उस बिल्डिंग कोड के अनुसार अगर उसमें थोड़ा सा रुपया अगर मकान बनाने में ज्यादा लग रहा है तो वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपकी सुरक्षा का इंश्योरेंस पेपर है। आप उसको अपनी जीवन सुरक्षा के रूप में मानिए, क्योंकि जब तक हम अपने घर की सुंदर से सुंदर टाइलें लगाने के लिए आप 2 लाख रुपए ज्यादा लगा देते हैं, आप घर में जो बहुत ही बढ़िया पेंट लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा कर देते हैं जिसका कि पर्यावरण के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, आप इसी तरह से घर के दिखावट में और पड़ोसी से कंपटीशन करने में 2 मंजिल और बिना पर्पस के उसमें खड़ी कर देते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहे घर छोटा बनाएं लेकिन घर सुरक्षित बनाएं। आप बिल्डिंग कोड्स को समझें और उसके अनुसार बनाएं। आप अपने गृह निर्माण के समय एक सुपरवाइजर, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो, लेकिन उसके साथ में आपके उसके सुपरविजन में कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसा कि हमारे मिश्रा साहब ने कहा कि जोन 3, जोन 4, जोन 5, इनके अलग अलग मापदंड बने हुए हैं कि हर क्षेत्र के लिए आरसीसी का क्या होगा, उसमें स्टील का गुणवत्ता कैसी होगी, उसमें जो फ्रेम स्ट्रक्चर का क्या टाइप डिजाइन होगा, वो सब उसको टाइप उस स्टील को कैसे बांधा जाएगा। कई बार ये मूर्खता होती है कि एक ही लेवल पे बराबर वेल्डिंग या बांध देते हैं जिसके कारण वो बिल्डिंग में कमजोरी आ जाती है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसके ऊपर एनआईडीएम लगातार प्रशिक्षण कर रही है, राज्य सरकारों के साथ में एंगेज है। 2022 का मैं आपको बोलूं तो हमने लगभग 20 से 30 कार्यक्रम है विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में किए। दिल्ली के साथ में 10 से 12 कार्यक्रम हमने किए हैं जिनको ये बताने के लिए कि हम कैसे रेजिलियंस बना सकते हैं। तो जो जन भागीदारी है वो न केवल आपदा के पश्चात बल्कि जी आपदा से पूर्व अपनी सुरक्षा के लिए, अर्थक्वेक के जी कॉन्टेक्स्ट में कहें तो आप सुरक्षित भवनों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि हमारे देश की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो हमारे देश का निचला तबका है, मैं कहूंगा कि इवन हमारे आरसीसी बिल्डिंग के अलावा जो गुजरात के भूंगा हाउसेज हैं, वो हमने देखा कि भुज अर्थक्वेक में प्रधानमंत्री जी ने भी जो है इस बात एनपीडीआरआर के दौरान कही कि हमारी जो पुरानी तकनीकें रही है उसके साथ में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़कर कैसे एक सुरक्षित बना सकते हैं, उसके ऊपर भी हमें शोध कार्य करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे आदिवासियों के पास में वो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण कि उनके घर रेजिलिएंट ज्यादा होते हैं, उनमें लॉसेस कम होते हैं। तो जी हमें उसको भी देखना है, हमें मॉडर्न बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को भी देखना है, कोड्स को भी देखना है और एक नए समाज का निर्माण करना है जिसमें सुरक्षा जो है वो सुरक्षा की संस्कृति बने। और जी उसके लिए हम सोशल और बिहेवियरल चेंज के मॉड्यूल्स पूरे देश में लागू करने जी के लिए एनआईडीएम राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। जी जाहिर सी बात है राजेंद्र जी, क्योंकि आपदा के बाद तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है कि क्या चेतावनी आई थी, क्या चेतावनी दी गई थी, क्या कदम उठाए गए। इसलिए अगर आपदा से पहले भी जो भारत सरकार सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस बताती है, क्या करें क्या ना करें, जो संबंधित मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो गाइडलाइंस बताते हैं, जनता को जागरूक करते हैं। अगर आम पब्लिक उनका पालन करे, अपने कर्तव्य को निभाए, तो कहीं ना कहीं खतरे को टाला जा सकता है। लेकिन ओपी मिश्रा जी, मैं आपसे इन दोनों बातों पर चर्चा करना चाहूंगा कि भूकंप की स्थिति में एक आम आदमी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपदा प्रबंधन के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब अर्थक्वेक आए कहीं भी तो पब्लिक को पूरी जो है पैनिक नहीं होना है। जी जहां पर हैं चुपचाप वहीं पर रहें। आप कभी भी जंप ना करें, न विंडो से करें, न फ्लोर से करें, न स्टेयरकेस को यूज करें, न लिफ्ट को यूज करें। यदि आपके घर में गैस कनेक्शन है तुरंत बंद करिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन तुरंत बंद करिए, जिससे कि सेकेंडरी जो है कोई डिजास्टर ना हो। दूसरी चीज ये है कि आप अपने सर को बचाएं। यदि आपके घर में कोई टेबल है या कोई चौकी है या कोई बेड है जिसे अपने सर को किसी चोट से बचा सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल जो हेवी मटेरियल है जैसे अलमीरा हुआ या कोई बड़े बड़े ट्रंक हुए, बॉक्स हुए, उसके पास अपना बेड न रखें, क्योंकि हो सकता है बिल्डिंग डैमेज ना हो लेकिन शेकिंग से वो आपके ऊपर गिर सकता है, आप जो है उसका शिकार हो सकते हैं। उसके बाद यदि जो भी आपके पब्लिक की जो अवेयरनेस है जो आपको टाइम टाइम पर दिया जा रहा है, आप कोऑपरेट करें, कम्युनिटी को किसी को पैनिक में न ले जाएं, किसी को ये न करें, जो भी खबर आ रहा है उसको बताना है और किसी भी प्रोपेगेंडा या फोरकास्ट या किसी का भविष्यवाणी पर भरोसा न करें। इसे काफी जल्दी प्रॉब्लम होता है। जापान उसका उदाहरण है कि 2011 में जो हुआ था, सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। यदि सफरिंग है तो दूसरे के सफरिंग को शेयरिंग से घटाएं। और दूसरा है कि जब भी आप नया मकान बना रहे हैं तो आप जरूर जो है उसका जांच पड़ताल करें कि आप मकान कैसे बना रहे हैं, टाइपोलॉजी ऑफ बिल्डिंग क्या है, मटेरियल क्या है,
भूकंप रोधी मकान है कि नहीं, क्योंकि भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये बातें कही गई है। और पब्लिक भागीदारी जो है, रत्नू साहब ने कहा कि पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। जापान में कोई यदि घर दे दिया, कहे कि 5 बरस में गिर जाएगा, उसे मुफ्त में देगा तो नहीं लेगा। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी है, मुझे दे दो 4 मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह की मेंटालिटी जो है आपके जनरेशन को सेफ्टी के लिए चाहिए। और पैसा जो है इन्वेस्ट यदि करना पड़े, जैसे कि उन्होंने सही बताया कि इतना करने से आपको अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट पिलर का मिलता है, या सीलिंग का मिलता है, या फाउंडेशन का मिलता है, तो उतना जरूर करना चाहिए। और हमको लगता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल। ये कहा गया कि अर्थक्वेक लोगों को नहीं मारता, ये खराब स्ट्रक्चर, पुअर स्ट्रक्चर, वर्स्ट स्ट्रक्चर और कोड न मान के बनाए हुए स्ट्रक्चर जो है लोग को मारते हैं। एक ओपी मिश्रा जी बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं और बन भी रही हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर 7वीं 10वीं या उससे ऊपर फ्लोर पर रहता है तो वो क्या करे? क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि भागने की कोशिश करते हैं लोग, तमाम तरह के और भी मुद्दे उभर के सामने आते हैं। देखिए, इसके लिए जो ऊपरा मंजिल में है उसको थोड़ा भी शेकिंग जो है ग्राउंड फ्लोर के से तुलना में काफी देर तक फील करेंगे, काफी ज्यादा फील करेंगे। इसलिए इतिहास यही साइंटिफिकली होता है कि अपने बिल्डिंग के कॉर्नर में छुपे, और कॉर्नर बहुत रेजिलिएंट होता है। कॉर्नर जो है बिल्डिंग के सारे जो है शेकिंग को वहां से एटेन्यूएट करता है, जहां बचने की चांसेज होती है। भागना बिल्कुल नहीं है, कितना हो बड़ा फ्लोर पर है, स्टेयर केस पाने नहीं है, लिफ्ट को यूज नहीं करने हैं। यदि वहां पर है तो आपके कॉर्नर में है, तो आपके सर की रक्षा करते हुए यदि है तो आप पूरी एक बच जाएंगे। और 96 आवर्स जो है वो अर्थक्वेक का, यदि आपका सर बचा हुआ है तो लाइफ लाइन 96 आवर्स का है। ये पूरी प्रूफ किया गया है डिफरेंट अर्थक्वेक के डिफरेंट कंडीशंस में। तो हमको लगता है कि पैनिक नहीं होना है। और हमारा जो इंडिया का जो सबसे बहुत बड़ा चीज मैं बोलना चाहता हूं, दिल्ली में जो बन रहा है ये बहुत ही एटेन्यूएटिव जोन है। जब सेस्मिक एनर्जी नेपाल से चलती है तो इंडिया के गंगेटिक एलुवियल प्लेन में आते आते काफी एटेन्यूएट, डेसिपेट, एब्जॉर्ब, स्कैटर्ड, फ्रैक्चर्ड भी होता है। तो कुछ हमारी पृथ्वी भी, हमारी संरचना जो है जो इंडिया का, वो भी हमें बहुत मदद करता है। कहीं कहीं लूज मटेरियल एम्पलीफाई होते हैं, जब उसका शेकिंग फ्रीक्वेंसी और स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसी मिलता है तो रेजोनेंस होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो बहुत जल्दी डाई आउट होता है, बहुत जल्दी ये होता है। तो ये जानते हुए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जानते हुए आपको मन में एक दृढ़ता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ आते आते शेकिंग फील तो होगा। अफगानिस्तान का भी शेकिंग हमें फील होता है 180 किलोमीटर, क्योंकि सेस्मिक वेव है, सरफेस वेव है, एलुवियल मटेरियल है, लॉन्ग पीरियड पर जाता है। बिल्कुल। तो आप शेकिंग इसको करिए, पैनिक ना हो। और जी, जाहिर तौर पे ओपी जी पैनिक होने की। एक और बात बोलूंगा जी, टेक्नोलॉजी राउंड द क्लॉक आफ्टर शॉक का इंफॉर्मेशन देता है। हर जगह मीडिया वाले भी हमारे से अटैच्ड है, हर जगह देता है। उनकी भी वेबसाइट देखते रहे। ये सेस्मिक एनर्जी रिलीज होने का ये पैमाना है। यदि आपको छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं तो रिलीज हो रहा है, आप और सेफर जोन में जा रहे हैं। जी ओपी मिश्रा जी आपने जो जानकारी हमें दी, राजेंद्र जी आपसे जो जानकारी मिली दर्शकों को, जाहिर तौर पर वो सावधानी और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप के जो मुद्दा है वो जाहिर तौर पर एक गंभीर और व्यापक बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए सरकार अपनी तरफ से तमाम कदम उठाती है, लेकिन जन भागीदारी कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की संसद टीवी से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।